वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में प्रस्तुत है विश्व की प्रमुख खबरें। वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा भिजवाई गई ये खबरें इस प्रकार हैं। ओमान की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। भारतीय नौसेना को मिला दक्म पोर्ट का रणनीतिक उपयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते ओमान की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। यह यात्रा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। ओमान पश्चिम एशिया में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद साझेदार माना जाता है। हाल के वर्षों में रक्षा, व्यापार तथा राजनीतिक सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण यह यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। भारत ओमान संबंधों की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ओमान खाड़ी का पहला देश है जिसके साथ भारत की तीनों सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाते हुए ओमान ने भारतीय नौसेना को हिंद महासागर स्थित अपने दक्म पोर्ट के उपयोग की सुविधा दी है, जिससे पश्चिम एशिया में भारत की सामरिक उपस्थिति और प्रभाव काफ़ी बड़ा है। ओमान वह मुस्लिम राष्ट्र है जिसने 1971 के भारत पाक युद्ध में भी भारत का समर्थन किया था। आतंकवाद के मुद्दे पर भी ओमान ने इस्लामिक सहयोग संगठन OIC में हमेशा भारत का पक्ष मजबूती से रखा है। विशेषज्ञों के अनुसार पीएम मोदी की यह यात्रा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में $8.95 बिलियन से बढ़कर 2024-25 में $10.61 बिलियन पहुंच गया है, जिससे आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। काठमांडू क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल CAN ने एशिया कप खेलने के लिए नेपाली पुरुषों की U19 टीम की घोषणा की है। CAN ने अशोक धामी की कप्तानी में 15 सदस्यों वाली नेपाली टीम की घोषणा की है। टीम में अशोक धामी कप्तान, नीरज यादव उप कप्तान, दिलशाद अली, अभिषेक तिवारी, किब्रिन श्रेष्ठ, साहिल पटेल, दयानंद मंडल, निश्चल छेत्री, आशीष लहर, नितेश पटेल, चंदन राम, रोशन बिपिन शर्मा, भानस छेत्री और युवराज खत्री शामिल हैं। ODI फॉर्मेट में होने वाले ACC U19 एशिया कप में नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ ग्रुप B में है। नेपाल पहला मैच 13 दिसंबर को श्रीलंका के खिलाफ, दूसरा मैच 15 दिसंबर को बांग्लादेश के खिलाफ और तीसरा मैच 17 दिसंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। दुनिया इंडोनेशिया के जकार्ता में 7 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग में आग लगने से कम 17 लोगों की मौत। सेंट्रल जकार्ता के एक मोहल्ले में 7 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से आसपास के लोगों और काम करने वालों में दहशत फैल गई। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मंगलवार को एक ऑफिस बिल्डिंग में आग लग गई, जिसमें कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया आग की लपटों ने 7 मंजिला बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आसमान में घना काला धुआं उठने लगा और सेंट्रल जकार्ता के एक मोहल्ले में आसपास के लोगों और काम करने वालों में दहशत फैल गई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और BNP सुप्रीमो खालिदा जिया की लंदन यात्रा पक्की नहीं है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से लंदन ले जाया जाना था, लेकिन खबर है कि इसे टाल दिया गया। फिलहाल खालिदा ढाका के एक हॉस्पिटल में अपना इलाज जारी रखेंगी। बांग्लादेशी मीडिया सूत्रों के मुताबिक खालिदा की शारीरिक हालत की शिकायत के बाद लंदन ले जाने का फैसला टाल दिया गया है, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी शारीरिक हालत एयर एम्बुलेंस में ले जाने लायक नहीं है। खासकर खबर है कि उनके दिल की समस्या क्रिटिकल स्टेज पर है। डायबिटीज़, किडनी और फेफड़ों की भी समस्याएं हैं, इसलिए BNP सुप्रीमो ढाका में ही इलाज जारी रखेंगी। पिछले शनिवार को खालिदा जिया को एयर एम्बुलेंस से लंदन ले जाया जाना था। कपिलवस्तु नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ले लुम्बिनी विकास कोष और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय को सहकार्यમાં 8 दिसंबर 2025 लुम्बिनी में भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव को 33 संस्करण आयोजना गरेको थियो। भारत र नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा र परम्पराको उत्सव मनाउँदै बौद्ध धर्ममा केन्द्रित यो कार्यक्रम लुम्बिनी प्रान्तका माननीय प्रमुख कृष्ण बहादुर घरती मगर भारत सरकार को विदेश मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव उत्तर मुनु महावर लुम्बिनी विकास कोष का उपाध्यक्ष डॉक्टर लाखरियाल लामा र भारतीय दूतावास नेपाल का नियोग उप प्रमुख डॉक्टर राकेश पाण्डेले संयुक्त रूपमा महोत्सवको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा वरिष्ठ भिक्षुहरू, शिक्षाविदहरू, नागरिक समाजका सदस्यहरू र लुम्बिनी विकास कोषका प्रतिनिधिहरू सहित ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूको उपस्थिति थियो। सांस्कृतिक प्रस्तुतिमा भारत र नेपालका प्रसिद्ध कलाकारहरू समावेश थिए। प्रख्यात भारतीय कलाकार सन्ध्या कुञ्जन मेनन दासको नेतृत्वमा रहेको 6 सदस्यीय ICCR समूहले बौद्ध विषयवस्तुमा आधारित ओडिसी नृत्य प्रस्तुत गयो। भरे नेपाली ब्यान्ड
ઘુઘુ મુગુ લે सांझ को सत्र में परंपरागत संगीत प्रस्तुत गयो। महोत्सव को एक भाग को रूप में लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय में भारत नेपाल बौद्ध संपदा साझा संपदा विषयक एक शैक्षिक सेमिनार पनी आयोजना गरिएको थियो, जिसमें दुवै देश का प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानहरूले भाग लिएका थिए। सेमिनार को उद्देश्य दुई देशहरू बीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुदृढ पार्नु र जनता बीचको आपसी समझदारी बढाउनु थियो। यो सांस्कृतिक कार्यक्रमले भारत र नेपाल बीचको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। बिरता मोड़ क्षितिज ड्रामा हाउस का बनाया क्लासिक नाटक मुना मदन, जो लगभग 3 महीने से झापा ड्रामा हाउस में लगातार स्टेज शो हो रहा था, अब पूरा होने के आखिरी स्टेज पर पहुंच गया है। ड्रामा हाउस झापा के सेंट्रल प्रेसिडेंट और झापा ड्रामा हाउस के प्रोडक्शन के क्रिएटर माधव कल्पित का सोचा हुआ और गजेंद्र खातीवाड़ा का बदला हुआ और डायरेक्ट किया हुआ यह नाटक दर्शकों के बीच बहुत सफल रहा है। ए स्टार ड्रामा हाउस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नाटक के मैनेजर राजकुमार भट्टाराई ने बताया। नाटक के क्रिएटर कल्पित ने बताया कि 6 महीने पहले शुरू हुआ यह नाटक अक्टूबर में अपना पहला सीजन पूरा कर चुका था और दर्शकों की ज़्यादा डिमांड के कारण अक्टूबर के दूसरे सीजन से इसे फिर से लगातार दिखाया जा रहा था और अब यह ऑफिशियली खत्म हो गया है। नाटक में गजेंद्र खातीवाड़ा, राजकुमार भट्टाराई, निर्मला भंडारी, विवेक मिश्रा, संतोष तमांग बांगवो, दीपा शिवाकोटी, प्रज्वल भट्टाराई, पारस तमांग, राकेश दरनाल, संपदा राय, पूर्णिमा निर्दोष, आरजू पोडियाल और आयुष सूजी ने जीवंत प्रदर्शन किया। इसी तरह थिएटर फाउंडेशन की उपाध्यक्ष सुजना खातीवाड़ा, हरिप्रसाद भंडारी, सृष्टि आचार्य और समीक्षा खातीवाड़ा ने विशेष भूमिका निभाई। विवेक आश्रम के अध्यक्ष व्यासाचार्य किशोर गौतम ने नाटक देखने के बाद कहा कि महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा द्वारा रचित कालजयी कृति मुना मदन में दर्शाया गया दुख, अकेलापन और सामाजिक यथार्थ आज भी नेपाली समाज के लिए समान रूप से प्रासंगिक है और यह पलायन को मजबूर युवाओं के दर्द को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। लगभग 90 दिनों तक चले इस मंचन के दौरान झापा के 90 से अधिक स्कूली छात्रों को घर पर नाटक देखने का अवसर मिला। नाटक मुना मदन के क्रिएटर माधव कल्पित ने बताया कि 3 महीने के सफर के बाद यह नाटक खत्म हो गया है। ललितपुर तुलसीलाल मेमोरियल 8वां राष्ट्रीय टीम चेस चैंपियनशिप को 23रो दिन आज 5औं चरणसम्म का खेलहरू संपन्न भएका छन्। 3 टोली महालक्ष्मी नगरपालिका दोलखा जिल्ला चेस संघ र दोलखा चेस होम समान 8 अंक सहित सामूहिक रूप में शीर्ष स्थान में उक्लिएका छन्। महालक्ष्मी र दोलखा जिल्ला चेस संघ दुवैले 3 जीत र 2 बराबरी सहित अपराजित यात्रा निरंतरता दिएका छन्। दोलखा चेस होमले 5 चरणसम्म 7 जीत र 1 हारको प्रदर्शन राख्दै शीर्ष स्थान में आफूलाई मजबूत राख्न सफल भयो। 5औं चरण में दोलखा चेस होमले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै ललितपुर महानगरपालिकालाई 4-0 ले पराजित गयो भने प्रदेश नंबर 1 चेस संघ थापाथली चेस पार्कसित 2.5 1.5 को झीनो अंतरले पराजित भयो। ललितपुर तुलसीलाल मेमोरियल 8वीं नेशनल टीम चेस चैंपियनशिप के 5वें राउंड तक के मैच आज तीसरे दिन पूरे हो गए हैं। 3 टीमें महालक्ष्मी म्यूनिसिपैलिटी, दोलखा डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन और दोलखा चेस होम एक साथ 8 पॉइंट्स के साथ टॉप पर पहुंच गई हैं। महालक्ष्मी और दोलखा डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन दोनों ने 3 जीत और 2 ड्रा के साथ अपना बिना हारे सफ़र जारी रखा है। दोलखा चेस होम 5 राउंड में 7 जीत और 1 हार के रिकॉर्ड के साथ अपनी टॉप जगह बनाए रखने में कामयाब रहा है। 5वें राउंड में दोलखा चेस होम ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए ललितपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी को 4-0 से हराया, जबकि प्रोविंस नंबर 1 चेस एसोसिएशन थापथली चेस पार्क से 2.5 1.5 के मामूली अंतर से हार गया। जय भारत, जय नेपाल, जय विश्व।